इसके असेंशियल्स क्या होंगे। टॉर्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि टॉर्ट क्या होता है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है, ठीक है, जो आपका क्या नहीं होता, जो स्पेसिफिकली आपका यहाँ पर आपकी 3 डेफिनेशन दी है। 3 डेफिनेशन आप लोगों को करनी है, मैंने बताया था। फ्रेजर, विनफील्ड और आपका फ्रेजर, विनफील्ड और सामंड, 3 डेफिनेशन आपको टॉर्ट के साथ करनी है। सबसे पहली बात, टॉर्ट आपका कोडिफाइड लॉ नहीं आया है। टॉर्ट कैसे डेवलप हुआ है, आपका केस लॉ के थ्रू डेवलप हुआ है। तो हमें जब भी हम कोई आंसर राइटिंग करेंगे, हमें हमेशा केस लॉ वहां पर मेंशन करने होंगे। तो हमारे टॉर्ट में केसेस ज्यादा रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और टॉर्ट स्टिल ग्रोइंग है, जजमेंट्स के थ्रू आया है। आज भी अगर कोर्ट्स को लगता है कोई नया टॉर्ट इवॉल्व हो रहा है, मतलब जरूरत है, तो वो किसी को, किसी भी एक्ट को, किसी रॉन्ग को वो टॉर्ट बना सकते हैं, मतलब उसको डिसाइड कर सकते हैं कि दिस इज टॉर्ट। तो स्टिल ग्रोइंग है ये, ठीक है। 3 डेफिनेशन अगर आपसे पूछे जाता है व्हाट इज टॉर्ट, आप उसका बता देंगे। टॉर्ट क्या होता है, सिविल रॉन्ग होता है आपका, ठीक है, जिसके लिए जो रेमेडी है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है, ठीक है। Tort is a civil wrong for which the remedy is an action for unliquidated damages, which is मैम not exclusively the breach of contract or breach of trust। यानी जो सिविल रॉन्ग होती है, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो कि आपका किस कैटेगरी में नहीं आता, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं आता, और उसके लिए रेमेडी क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो यहीं से हमारी क्या है, असेंशियल्स देखेंगे। तो टॉर्ट के लिए असेंशियल्स क्या है, सबसे पहले किसी की ड्यूटी होगी, ड्यूटी होगी, फिर ड्यूटी का ब्रीच होगा, और उसके लिए रेमेडी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सबसे पहले किसी ने, किसी की ड्यूटी है, ठीक है, लॉ ने किसी के ऊपर ड्यूटी इम्पोज की है। वो लॉ भी इम्पोज कर सकता है, सोसाइटी भी इम्पोज कर सकती है। तो हर पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी ड्यूटीज को ऑब्जर्व करे। और अगर वो ड्यूटी का ब्रीच करता है और उस ब्रीच की वजह से किसी को इंजरी होती है, तो उसके लिए क्या रेमेडी दी गई है टॉर्ट में, अनलिक्विडेटेड, यानी कंपनसेशन, डैमेजेस कंपनसेशन, यू हैव टू पे द कंपनसेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 असेंशियल्स हैं, ड्यूटी, ब्रीच एंड रेमेडी, ठीक है। ड्यूटी होगी, ब्रीच होगा, रेमेडी होगी। रेमेडी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे। डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी कौन कौन सी करनी है। सामंड की डेफिनेशन करनी है आप लोगों को, विनफील्ड की करनी है, और फ्रेजर की करनी है। ये तीनों डेफिनेशन आपको इस क्वेश्चन के साथ करनी है, ठीक है। मैम एक जगह अब मैंने एक आपका क्वेश्चन आता, पढ़ा। मैम एक जगह एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा है कि व्हाई टॉर्ट इज नॉट अ कॉडिफाइड लॉ, तो उसमें क्या हम रीजन लिखेंगे? कोडिफाइड नहीं है हमारा टॉर्ट। हाँ, इसका रीजन मतलब पूछा कैसे गया है उस एग्जाम में क्वेश्चन। पूछा गया है आपसे। हाँ, इसका मतलब क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि व्हाई इट इज नॉट अ कॉडिफाइड लॉ। क्योंकि इसका अभी तक जो है ना, इसको कोडिफाई नहीं किया गया है, और ये इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो जजमेंट्स के थ्रू ही ये डेवलप हुआ है, मतलब ठीक है, और ये इट्स ऑन स्टिल ग्रोइंग ग्रोइंग है। स्टेज, दैट्स व्हाई इट्स नॉट कॉडिफाइड। हम्म, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि टॉर्ट की कोई फिक्स डेफिनेशन भी नहीं है। टॉर्ट आपका आया लेटिन टर्म टॉर्टम से है, इसका मतलब होता है एक मतलब ट्विस्टेड या क्रूक्ड, ठीक है। तो जब किसी पर्सन का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो डेविएट, टॉर्ट कह सकते हैं, ठीक है। यानी हर किसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करे। अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करता, उसका ब्रीच करता है और उसकी वजह से किसी को इंजरी होती है, दैट इज टॉर्ट इंजरी। और ये रॉन्ग बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन कौन से रॉन्ग टॉर्ट में आते हैं वो हमें देखना है, क्योंकि क्राइम भी रॉन्ग है, बट वो अगर क्राइम किसी क्राइम की कैटेगरी में आता है तो उसके लिए यहाँ पर आप एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप डिफरेंशिएट देख लेना, टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट एंड क्राइम में।
अब आपका काफी इम्पोर्टेंट जो आता है, दो मैक्सिम आपकी, 2-3 मैक्सिम, इंजूरिया साइने डैमनो, डैमनम साइने इंजूरिया एंड ओबिजस इबी रेमेडियम। ये देखिए, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको करनी है। इंजूरिया साइने डैमनो, इंजूरिया लीगल इंजरी, साइने विदाउट, डैमनो डैमेज, डैमेज। इंजरी विदाउट डैमेज यानी अगर किसी के लीगली प्रोटेक्टेड राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है विदाउट एक्चुअल फिजिकल लॉस, दैट इज एक्शनेबल। यानी कोई लीगल इंजरी हो रही है लेकिन उसको कोई एक्चुअल फिजिकल लॉस नहीं हो रहा है, नहीं किसी भी तरीके से, कोई मॉनेटरी, कोई फिजिकल, कोई मेंटल, किसी भी तरह का कोई लॉस उसको नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, दैट इज एक्शनेबल। क्योंकि इंजूरिया मीन्स होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट एंड साइने मीन्स विदाउट। ठीक है, यानी आपके लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है विदाउट एनी लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ, सर्विस और द लाइक। तो लेकिन अगर ऐसा हुआ है, दैट इज एक्शनेबल। यहाँ पर आपके दो केस आते हैं, एशबी वर्सेस वाइट एंड भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एशबी वर्सेस वाइट में मैंने बताया था कि वो एक कोई पर्सन था, यहाँ पर जो प्लेंटिफ था वो वोट अपनी कास्ट करने जा रहा था अपना, लेकिन उसको वोट डालने से रोक दिया गया। हालांकि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ वोट नहीं डालने से, जिसके लिए वो वोट डालने जा रहा था वो कैंडिडेट जीत गया, लेकिन क्योंकि उसका लीगल राइट था अपना वोट डालने का, तो उसको कंपनसेशन यहाँ पर ग्रांट किया गया, और जो उसने एक्शन लिया था टॉर्ट के लिए उसको एंटरटेन किया गया, मतलब कोर्ट ने उसके एक्शन को अलाउ किया। दूसरा केस आता है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर जो पिटिशनर थे एमएलए थे जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के, और इनको डिटेन कर लिया पुलिस ने while he was going to attend the assembly session। ठीक है, जिसकी वजह से वो असेंबली सेशन अटेंड नहीं कर पाए। अब उनका राइट था सेशन को अटेंड करना, लेकिन अटेंड ना करने की वजह से उनको कोई लॉस नहीं हुआ, उनको किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बट क्योंकि उनके लीगली प्रोटेक्टेड राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो उनको यहाँ पर कंपनसेशन ग्रांट किया गया, और उनका जो उन्होंने एक्शन लिया कोर्ट ने उसको एंटरटेन किया। अब इसके अपोजिट दूसरी मैक्सिम आती है डैमनम साइने इंजूरिया। डैमनम साइने इंजूरिया यानी डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। यहाँ पर एक्चुअल लॉस हुआ है, एक्चुअल फिजिकल लॉस हुआ है विदाउट लीगल इंजरी, यानी आपके किसी लीगली प्रोटेक्टेड राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको कोई नुकसान हुआ है, दैट इज नॉट एक्शनेबल, दैट इज नॉट एक्शनेबल। ठीक है, डामने साइने इंजूरिया एक्चुअल एंड सब्सटेंशियल लॉस विदाउट इंफ्रिंजमेंट टू एनी लीगल राइट एंड इन सच केस नो एक्शन लाइज। ठीक है, अगर आपको कोई एक्चुअल या सब्सटेंशियल लॉस हुआ है लेकिन आपके किसी लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है, उस केस में कोई एक्शन लाई नहीं करता। आप कोर्ट में अपनी कंप्लेंट लेकर के जाएंगे, कोर्ट आपको वापस कर देगा कि जाइए, इट इज नॉट एक्शनेबल। ये यहाँ पर आपके मैंने 3 केस बताए थे, मोगुल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर गो एंड ग्लूकेस्टरशायर ग्रामर स्कूल, एक्टन वर्सेस ब्लेंडल। जो जिसको अच्छा लगे वो कर लेना, मतलब लेकिन 2-3 केस ये तो लिखने ही है आपको। मैम केस ग्लूकेस्टर लॉ रिपीट करेंगे? ग्लूकेस्टर जी, मैम एक केस लॉ डिस्कस कर दीजिए प्लीज। हाँ मैं बता रही हूँ। ये ग्लूकेस्टर शायर ग्रामर स्कूल, यहाँ पर क्या था, एक स्कूल था पहले से, दूसरा स्कूल खुल जाता है, मतलब एक दूसरा कोई दूसरा बंदा, ए का स्कूल था, बी भी उसके आसपास स्कूल खोल लेता है। अब स्कूल खुलने से क्या होता है कि जो ए के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे वो बी के स्कूल में जाने लगते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, उसको लॉस होता है। ठीक है ना,
तो अगर उसकी स्कूल में 500 बच्चे पढ़ रहे थे, 200 बच्चे बी के स्कूल में चले जाते हैं। अब यहाँ पर ए ये कहता है कि बी के स्कूल खोलने की वजह से मेरे स्कूल के बच्चे उसके स्कूल में चले गए, जिससे मुझे मॉनेटरी टर्म में लॉस हुआ है। बट यहाँ पर क्या बी ने क्या ए के लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट किया है? नहीं, क्योंकि उसका खुद का भी राइट है कि वो चाहे स्कूल खोल सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअल लॉस हुआ है, बट विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी लीगल राइट, सो इट्स नॉट एक्शनेबल। ऐसे ही आपका मोगुल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगर गो एंड कंपनी, यहाँ पर जो डिफेंडेंट्स थे वो ऑनर थे कुछ सर्टेन शिप्स के। ठीक है, मतलब वो कार्गो कहिए एक तरीके से उनका काम था। अब वो कई सारे कार्गो ऑनर्स क्या करते हैं कि किसी एक पर्सन को किसी एक शिप ओनर को या कार्गो ओनर को राइवलरी पहुंचाने के लिए या फिर कंपटीशन में वो कुछ ऑफर्स निकालते हैं, जिससे उसको एक पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पर नुकसान होता है। तो वो उनको स्यू करता है कि इनकी वजह से जो इन्होंने ऑफर निकाला है मेरा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट उसके एक्शन को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, उबी जस इबी रेमेडियम। उबी जस इबी रेमेडियम इस मैक्सिम का मीनिंग है, दिस इज लेटिन मैक्सिम उबी जस देयर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी। यानी जहां अधिकार है वहां उपचार है। यानी अगर कोई रॉन्ग कमिट हुआ है तो उसके लिए कोई ना कोई रेमेडी है। ठीक है, अगर कोई रॉन्ग हुआ है तो उसके लिए कोई ना कोई रेमेडी है, क्योंकि टॉर्ट की फाउंडेशन यही है कि अगर कोई रॉन्ग होगा, ठीक है, कोई रॉन्ग कमिट हो रहा है तो वहां पर कोई ना कोई रेमेडी भी प्रोवाइडेड होगी। द लॉ प्रोवाइड्स रेमेडी फॉर एवरी रॉन्ग वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा कोई अधिकार है और उस अधिकार का वायलेशन होता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई रेमेडी प्रोवाइड की गई है। तो इफ देयर इज अ इस मैक्सिम का मीनिंग है उबी जस इबी रेमेडियम। ठीक है, इसी बेसिस पर आपका डेवलपमेंट हुआ है इस मैक्सिम का। ठीक है, यहाँ पर भी आपका एशबी वर्सेस वाइट वाला केस आ जाता है। एशबी वर्सेस वाइट जो अभी हमने डिस्कस किया, आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। एशबी वर्सेस वाइट में वो मतलब उसको कोई लॉस नहीं हुआ, बट लीगली प्रोटेक्टेड राइट था, और लीगली प्रोटेक्टेड राइट का अगर वायलेशन हुआ है तो उसके लिए है रेमेडी है, तो उसको कंपनसेशन दिलाया गया। इन केस ऑफ एशबी वर्सेस वाइट इसको सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया इस प्रिंसिपल को, उबी जस इबी रेमेडियम। ठीक है, क्योंकि कोई भी आपको इंजरी नहीं हुई है, लेकिन आपके राइट का अगर वायलेशन हुआ है तो आप रेमेडी अपना क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके किसी राइट का वायलेशन हुआ है, अगर आपका कोई लीगली प्रोटेक्टेड राइट है, तो आप उसके लिए रेमेडी यहाँ पर मांग सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, जनरल एक्सेप्शंस ऑफ लायबिलिटी इन टॉर्ट्स। हमारे जो जनरल एक्सेप्शंस को देखते हैं, वॉलेंटाइन आउटफिट इंजूरिया। कौन कौन से जनरल एक्सेप्शंस हैं? वॉलेंटाइन आउटफिट इंजूरिया, यानी कंसेंट और लीव। सेकंड, एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट, नेसेसिटी, प्राइवेट डिफेंस, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल एक्ट्स। यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आता है वॉलेंटाइन आउटफिट इंजूरिया, एक्ट ऑफ गॉड, इनएविटेबल एक्सीडेंट। वो अलग से भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वॉलेंटाइन आउटफिट इंजूरिया। It means harm suffered voluntarily does not constitute a legal injury. ठीक है, वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया लीगल है, आपकी लेटिन मैक्सिम है, विच मीन्स वेयर द सफर इज विलिंग नो इंजरी इज डन। यानी अगर आपको नुकसान आपकी मर्जी से पहुंचा है तो ये माना जाता है कि आपको कोई इंजरी नहीं हुई है। यानी आप अपनी नुकसानी के जिम्मेदार खुद हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर
उस मतलब नुकसान के लिए, उस इंजरी के लिए आपने कंसेंट दी थी। ओके? तो क्या-क्या एसेंशियल्स होंगे? क्या-क्या इसके एसेंशियल्स हो सकते हैं? इसके एसेंशियल्स हैं कंसेंट मस्ट बी फ्रीली गिवन। जब आप कंसेंट दे रहे हैं किसी रिस्क के लिए, देखिए अगर आप क्रिकेट मैच खेलने गए हैं और उसमें आपको चोट लग जाती है, यानी आपको पता था कि चोट लगने की पॉसिबिलिटी है, अब भले ही दूसरे की गलती की वजह से आपको चोट लग जाती है, तो आपने वहां पर कंसेंट दी थी, यानी वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया। आपकी परमिशन थी, आपकी कंसेंट थी, इसलिए आपको चोट लगी, कोई उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप रेस कर रहे हैं, रेस में आपको चोट लग जाती है, तो आप उसके ज़िम्मेदार खुद हैं, ठीक है? तो एसेंशियल्स क्या होंगे? कंसेंट मस्ट बी फ्रीली गिवन। इट इज़ नेसेसरी फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस मैक्सिम दैट कंसेंट मस्ट बी फ्रीली गिवन। ठीक है? कंसेंट इज़ नॉट फ्री इफ इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोercion, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और लाइक एलिमेंट व्हिच एडवर्सली अफेक्ट अ फ्री कंसेंट। अगर कंसेंट फ्री नहीं थी, तो आप ये मतलब कंसेंट में कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई थी, कोercion, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक किसी भी तरीके से अगर ऑब्टेन की गई थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि कंसेंट फ्री थी। सबसे पहले यहाँ पर कंसेंट का फ्री होना ज़रूरी है। In the absence of full knowledge of fact and circumstances, the consent of the plaintiff cannot be pleaded as defense। अगर जो यहाँ पर प्लेंटिफ है उसको पूरे सर्कमस्टांसेस या उसकी फैक्ट के बारे में नॉलेज नहीं थी, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि वो कंसेंट दी गई थी। तो यहाँ पर कंसेंट का फ्रीली दिया जाना ज़रूरी है। इसमें हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब का केस है। यहाँ पर जो मोटर कार रेस हो रही थी, तो वो यहाँ पर कार जो है स्पेक्टेटर्स में घुस जाती है और जो प्लेंटिफ था वो इंजर हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्लेंटिफ है वो स्यू करता है कि क्लब इस जो इसको इंजरी हुई है या एक्सीडेंट हुआ है उसको प्रिवेंट कर सकता था, रीजनेबली वो उसको रोक सकता था। इट वाज हेल्ड दैट क्लब वाज नॉट लायबल। आप मैच देखने आए थे, आप लायबल हो, आपने कंसेंट दी है। सेकंड जो हमारा एसेंशियल आता है, कंसेंट कैन नॉट बी गिवन टू एन इलीगल एक्ट। कंसेंट किसी इलीगल एक्ट के लिए नहीं दी जा सकती, यानी जो एक्ट पहले से ही अनलॉफुल है, आप कंसेंट देकर उस काम को लीगलाइज नहीं कर सकते। नो कंसेंट लीगलाइज एन अनलॉफुल एक्ट और एन एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है? तो अगर कोई एक्ट क्राइम है, तो आप उसको कंसेंट दे करके उसको आप एक लीगल एक्ट नहीं बना सकते। जैसे कि आपका फाइटिंग विद नेक फिस्ट, ड्यूल, शार्प स्वॉर्ड और अनलॉफुल आर अनलॉफुल। ठीक है? अगर आप किसी के सर पे रख के आपने लेमन रख दिया और उसको शूट मतलब उसने कंसेंट दे दी कि ठीक है आप चलाओ गोली, आप निशानेबाजी सीख रहे हो, किसी के सर पे एप्पल रख के, लेमन रख के, कुछ भी रख के, कुछ ऐसे आप हार्मफुल एक्टिविटीज में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं कंसेंट दे करके, दैट इज दैट इज नॉट अ डिफेंस। ठीक है? अगर ऐसा कोई केस है, भले ही यहाँ पर प्लेंटिफ ने कंसेंट दी है और उसको इंजरी हो जाती है, अगर फिर प्लेंटिफ एक्शन लाता है, तो कोर्ट अलाउ करेगी उस एक्शन को, देन कंसेंट यहाँ पर डिफेंस नहीं बनेगी। थर्ड आता है, नॉलेज ऑफ रिस्क इज नॉट सेम थिंग एज कंसेंट टू रन द रिस्क। यहाँ पर भले ही थर्ड जो एसेंशियल है कि नॉलेज होनी रिस्क की और कंसेंट देना रिस्क के लिए, दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ पर वॉलेंटाइन आउटफिट इंजूरिया मैक्सिम तभी अप्लाई होगी जब यहाँ पर उसको नॉलेज भी थी और उसने कंसेंट भी दी थी उस डेंजर को बियर करने की, यानी उसको पता था कि खतरा है और उसने कंसेंट दी थी कि मैं इस डेंजर को बियर करने के लिए एग्री हूँ। यहाँ पर एक केस हुआ था स्मिथ वर्सेस बेकर में। यहाँ पर जो प्लेंटिफ था वो काम कर रहा था, मतलब वो
ये स्टोन कटिंग का काम चल रहा था, स्टोन कटिंग का, और कुछ क्रेन्स जो है ऊपर की तरफ स्टोन्स को कैरी कर रही थी। तो जब वो स्टोन्स कटिंग का काम वहां पर चल रहा था, प्लेंटिफ नीचे था, और जब क्रेन्स लेके जा रही थी उन स्टोन्स को, तो उनको वार्निंग नहीं दी गई कि ऊपर से आपके स्टोन्स जा रहे हैं, तो उससे क्रेन से स्टोन गिर जाता है और यहाँ पर प्लेंटिफ इंजर हो जाता है। सो मतलब उसको पता था कि यहाँ पर रिस्क है, बट उसने उनको प्रॉपर वार्निंग नहीं दी गई, इसलिए जो डिफेंडेंट्स को यहाँ पर लायबल ठहराया गया। तो यहाँ पर दो चीजें होनी जरूरी है वॉलेंटाइन आउटफिट इंजूरिया के लिए, नॉलेज दैट रिस्क इज देयर एंड वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्क। आप उस रिस्क को वॉलेंटरीली एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आता है फिर एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड या विस मेजर या सुपीरियर फोर्स, नेचुरल फोर्स, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड एक ऐसा सरकमस्टांसेस होते हैं जहां पर कोई भी ह्यूमन फोरसाइट से, मतलब उसको कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा डिजास्टर होने वाला है, मतलब कोई आप फोर्स ही नहीं कर सकते कि कोई ऐसी चीज हो भी सकती है, ठीक है। जैसे कि लाइटनिंग, टोर्नेडो, फ्लड, हैवी रेन, ये सब क्या एग्जांपल हैं, ये सब एक्ट ऑफ गॉड के हैं। इसमें कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, कोई ह्यूमन भी, मतलब कोई भी ह्यूमन फोरसाइट उसको रोक नहीं सकती, और ना ही वो पहले से बता सकती कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है। Act of God may be defined as circumstances which no human foresight can provide, against any of which human prudence is not bound to recognize the possibility, and which, when they do occur, therefore are calamities that do not involve the obligation of paying for the consequences that result from them। ठीक है। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो यही सब हैं, फ्लड, टोर्नेडो, लाइटनिंग, हैवी रेन, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी चीज अगर होती है जिसमें इंसानों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, दैट इज ऑल्सो अ डिफेंस अंडर द टॉर्ट। यहाँ पर आपके दो केस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये, निकोलस वर्सेस मार्शलैंड का लैंडमार्क केस है, निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। निकोलस वर्सेस मार्शलैंड में डिफेंडेंट ने आर्टिफिशियल लेक्स क्रिएट करी थी, ठीक है। आर्टिफिशियल उसने लेक्स क्रिएट करी थी और उसने अच्छे से उनको कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि एडिक्वेट थी नॉर्मल सरकमस्टांसेस में, लेकिन बहुत क्वाइट एक्सेप्शनल रेनफॉल होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से जो वो लेक्स उसने बनाई थी उसके ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो डिफेंडेंट था, सॉरी, मतलब यहाँ पर प्लेंटिफ को इंजरी हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी हो जाती है, पानी बह जाता है बहुत ज्यादा। सो इट वाज हेल्ड दैट इट वाज द एक्ट ऑफ गॉड। It was held that the defendant was not negligent and the accident was due to an act of God, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं कर सकता कि इस तरह की बारिश भी हो सकती है, कई बार हो जाती है ऐसी चीजें। दूसरा केस आता है ब्लिथ वर्सेस बर्मिंगम वाटर वर्क्स कंपनी। यहाँ पर जो बर्मिंगम वाटर वर्क्स कंपनी थी, इसने पाइपलाइंस बिछाई थी। पाइपलाइंस नॉर्मल सरकमस्टांसेस के हिसाब से बहुत सही थी, वहां पर उस पाइपलाइन कंपनी की कोई उसके पार्ट पर नेग्लिजेंट नहीं था, लेकिन सीवियर फ्रोस्ट होता है, ज्यादा सर्दी पड़ती है, सीवियर फ्रोस्ट होता है, जिसकी वजह से पाइप बर्स्ट हो जाते हैं और उनसे पानी निकल जाता है और प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी को कोई इंजरी हो जाती है, डैमेज हो जाता है। यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंस था, दैट वाज हेल्ड टू बी द एक्ट ऑफ गॉड। इनएविटेबल एक्सीडेंट। An inevitable accident is that which could not possibly be prevented by the exercise of ordinary care, caution and skill। ठीक है। इनएविटेबल एक्सीडेंट ऐसा होता है कि जहां पर आप चाह कर भी उस चीज को रोक नहीं सकते, ठीक है। एक अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट होता है, फिजिकली अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट, यानी आपके हाथ में नहीं है, मतलब इंटेंशनली नहीं किया गया लेकिन हो गया, ठीक है। लॉफुल एक्ट करते हुए
जब आप कोई विद ड्यू केयर एंड कॉशन कर रहे थे कोई काम और वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं आप इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है? आपका काम लेकिन ज़रूरी है कि आप जो एक्ट कर रहे थे, वो लॉफुल था, कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वज़ह से वो एक्सीडेंट हुआ। आप अच्छे से भी अपने काम को कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई डैमेज हो जाता है, किसी अनअवॉइडेबल रीज़न की वज़ह से, तब आपका डिफेंस आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट का। अगर आप ऐसे केस में आते हैं, तो उसके लिए कोई एक्शन लाए नहीं करेगा। इसमें आपका केस है ब्राउन वर्सेस कैंडल। ब्राउन वर्सेस कैंडल, यहाँ पर जो प्लेंटिफ की आई को इंजरी हो गई थी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के डॉग्स फाइट कर रहे थे आपस में, उनको अलग करने के लिए डिफेंडेंट उनको रोकने के लिए स्टिक मतलब उनको मारता है, पीछे से वो प्लेंटिफ आ जाता है और गलती से प्लेंटिफ को लग जाती है, ठीक है? तो ये एक ये वाला केस था। एक नाइट्रोग्लिसरीन केस था। यहाँ पर जो एक मतलब कोरियर कंपनी थी, उनको एक कोरियर रिसीव होता है डिलीवर करने के लिए, लेकिन उसमें से क्योंकि कुछ लीकेज हो रहा था, वो चेक करते हैं अपने ऑफिस में लाकर, तो उसमें पता चल मतलब वो जैसे ही खोलते हैं उस पैकेट को, उसमें नाइट्रोग्लिसरीन होती है जो फट जाती है। अब जो बिल्डिंग ओनर था, वो केस करता है इसके ऊपर, उस कंपनी के ऊपर, कि आपकी वजह से मेरी बिल्डिंग डैमेज हो गई, ठीक है? सो इट वाज इनएविटेबल, यहाँ पर उसको इनएविटेबल एक्सीडेंट का डिफेंस मिला था। फिर थर्ड डिफेंस, फिर नेक्स्ट डिफेंस आता है आपका नेसेसिटी। नेसेसिटी नोज नो लॉ, ठीक है? ये कहा जाता है कि नेसेसिटी को कोई कानून नहीं पता। अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, तो आप वहाँ पर लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते। तो नेसेसिटी लॉ को, एक रॉन्गफुल एक्ट को वो जस्टिफाई कर देती है। यानी अगर नेसेसिटी ना होती, तो वो एक्ट रॉन्गफुल होता, लेकिन क्योंकि ऐसी ज़रूरत थी, ऐसी नेसेसिटी थी, तो वो उस रॉन्गफुल एक्ट को भी जस्टिफाई कर देती है। और नेसेसिटी, जो रूल ऑफ नेसेसिटी है, दैट इज बेस्ड सोलस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स, द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ, यानी लोगों का भला होना चाहिए, यही सुप्रीम लॉ है। यानी अगर हमें कोई नेसेसिटी है, हमें एक बड़े नुकसान को रोकना है, उस बड़े नुकसान को रोकने के लिए हमें कोई छोटा नुकसान करना पड़ता है इंटेंशनली, ठीक है? इंटेंशनली, इंटेंशनली क्यों करना है? क्योंकि हमें किसी बड़े डैमेज को रोकना है। उसको रोकने के लिए हमें अगर कोई छोटा नुकसान करना पड़ता है, तो हम मतलब कहेंगे कि नेसेसिटी थी, तो वो एक्शनेबल नहीं होगा। ये आपका एज़ अ डिफेंस काम करेगा। एन एक्ट कॉजिंग इफ डन अंडर नेसेसिटी to prevent a greater evil is not actionable even though harm was caused intentionally, ठीक है? जैसे कि कहीं आग फैल गई, आग फैल गई, आग फैल गई, वो बढ़ती जा रही है, तो उस आग को रोकने के लिए हमें कोई घर गिराना पड़ता है, कोई इस तरह का नुकसान करना पड़ता है, तो वो क्या है? वो हम वो कोई मतलब एक्शनेबल नहीं होगा वो। फिर आता है आपका प्राइवेट डिफेंस। Private defense is another ground of immunity, well known to the law. No action is maintainable for damage done in the exercise of one's right of private defense of person or property, provided that the force employed for the purpose is not out of proportion to the harm apprehended. तो प्राइवेट डिफेंस भी एक अच्छा डिफेंस है, क्योंकि अगर आप अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए अपनी या अपने मतलब खुद की बॉडी या प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस के लिए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो, तो वो क्या है? एक डिफेंस है, इम्यूनिटी है। यानी आप
उसके लिए कोई एक्शन नहीं होगा। आपने खुद को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ये मैम आवाज नहीं आ रही है। उतना ही यूज़ होगा जितने की ज़रूरत है। उसी प्रोपोर्शन में आप फ़ोर्स यूज़ कर सकते हैं जितना आपको नुकसान होने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि कोई थप्पड़ मार रहा है तो आप उसको सीधे गोली मार दें। और आपका जो लॉ ये प्राइवेट डिफेंस आपका आप लोगों ने आईपीसी में भी प्राइवेट डिफेंस पढ़ा होगा डिटेल में। तो यहाँ पर मैडम वो आपको आईपीसी ज़्यादा में जो बताना हमने थोड़ा पढ़ा ही था देना है उसमें जो है प्राइवेट दूसरे डिफेंस। के लिए भी हम डिफेंस लेते हैं जो किसी और को बिल्कुल चोट आ अपने रही है। और दूसरे के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये मैम सारा वहीं का सेम कॉपी हो जाएगा ना, इसमें अलग से तो कुछ हाँ, पढ़ने की बिल्कुल जरूरत वहीं से कॉपी हो जाएगा। नहीं। ओके। वही आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट डिफेंस आता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ये भी आप लोगों ने आईपीसी में पढ़ा है। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। The law does not take account of trifles. Nothing is a wrong of which a person of ordinary sense and temper would not complain. यानी जैसे मजाक मजाक में किसी की झगड़ा हो गया, मतलब किसी ने थप्पड़ मार दिया आपस में, भाई होता है कई बार फ्रेंड्स में, तो ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीजों का लॉ संज्ञान नहीं लेता। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर नॉर्मल टेम्पर का इंसान है, कोई भी ऑर्डिनरी सेंस का इंसान है, वो उस चीज की कंप्लेंट नहीं करेगा। तो आप ये नहीं कह सकते अगर उस तरह की कोई चीज हुई है कि वो कोई टॉर्ट हुआ है। सो डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। द लॉ डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ ट्रिफल्स। ठीक है, ये भी आपका आईपीसी में आप लोगों ने पढ़ा है, आप वहीं से ही इसको कॉपी कर देना। स्टेट्यूटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट डिफेंस आता है आपका स्टेट्यूटरी अथॉरिटी। स्टेट्यूटरी अथॉरिटी मींस authority or power given by law to do certain acts. And if a tort is committed in the course of any such act, the injured person will have no claim unless the act has been done negligently. यानी अगर कोई काम स्टेट्यूटरी अथॉरिटी से हुआ है तो कोई पर्सन को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकता। यानी फॉर इंस्टेंस लैंड एक्वायर करती है कोई, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर लैंड एक्वायर होती है रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, और उस रेलवे ट्रैक के वाइब्रेशन से किसी को उसके ऊपर जो ट्रेन आती जाती है उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको नुकसान, उनको वाइब्रेशन फील होती है, उनके घरों में दरारें आ जाती है, वो रात को सो नहीं पाते। लेकिन इसका कोई ये एक्शनेबल नहीं है क्योंकि जो ये काम हुआ है वो स्टेट्यूटरी अथॉरिटी में हुआ है। पेरेंटल एंड क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी, जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को सुधारने के लिए उनको कोई मार वार देते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं। ठीक है, सो ये क्या है पेरेंटल अथॉरिटी, वो उसमें अगर करते हैं हमारे यहाँ तो एक्शनेबल नहीं है। या क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी, ये पेरेंट्स की परमिशन पर टीचर स्कूल में डांट सकते हैं। आजकल कॉर्पोरल पनिशमेंट का तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर एक रीजनेबल मैनर में टीचर पनिश कर देता है तो वो आपका क्वासी पेरेंटल अथॉरिटी में आता है, अगर पेरेंट्स उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते, मतलब लेकिन रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, कि कोई पनिश कर दिया। कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए आजकल स्कूल में अलाउड नहीं है, पहले तो हुआ करता था कि टीचर्स मार भी लेते थे। तो अगर कोई बच्चे को सुधार, बच्चे के करेक्शन के लिए कोई मॉडरेट एंड रीजनेबल कॉर्पोरल पनिशमेंट भी दिया जाता है, so that is covered under quasi parental authority, that is not actionable. अब हम आते हैं सीधा, और देख लेना जो इसमें लगे आप लोगों को। वाइकेरियस लायबिलिटी पे आप आ जाइए सीधे। वाइकेरियस लायबिलिटी देखिए, जनरली हम लोगों ने जब पढ़ा था तब भी बताया था कोई भी पर्सन अपने ही कामों के लिए लायबल होता है।
उसने जो रॉन्ग कमिट किया है वो उसी के लिए लायबल होगा, दूसरे के काम के लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन जो हमारी वाइकेरियस लायबिलिटी है वो दूसरे ने किसी और ने कोई रॉन्ग कमिट किया है और आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो ये आपके कहलाती है वाइकेरियस लायबिलिटी। As a general rule, a man is liable only for his own act, but there are certain circumstances in which a person is liable for the wrong committed by the others. This is called vicarious liability. Means liability incurred for another. ठीक है, किसी और ने कोई गलती की है लेकिन आप उसके लिए लायबल हैं। यहाँ पर ये दो प्रिंसिपल के ऊपर आपकी लायबिलिटी बेस्ड है, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, यानी he who acts through another is deemed in law as doing it himself, यानी जो कोई दूसरे के थ्रू काम करता है वहां पर ये माना जाता है कि वो काम खुद कर रहा है। मास्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर्वेंट्स के एक्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि मास्टर के बिहाफ पर काम कौन कर रहा है, सर्वेंट कर रहा है। तो सर्वेंट अगर कोई रॉन्ग कमिट करता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, मास्टर की है, ठीक है। रीजन क्या है, द रीजनिंग इज दैट अ पर्सन हु पुट्स अनदर इन हिज प्लेस टू डू अ क्लास ऑफ एक्ट्स इन हिज एब्सेंस necessarily leaves to determine according to the circumstances that arise when act of that class is to be done and trust him for the manner in which it is done। यानी जब हम सोचते हैं, जब हम किसी को अपनी जगह कोई काम करने के लिए रखते हैं तो क्या होता है, वहां पर हम ये मान करके चलते हैं कि जब हम किसी और से काम करा रहे हैं और कोई ऐसे सरकमस्टांस आएंगे कि उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, वो एक सही डिसीजन लेगा और उसी मैनर में वो काम करेगा जिस मैनर में उसको करना चाहिए। तो अब भले ही उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, क्योंकि हमने उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसको अपनी जगह पर काम करने के लिए उसको एम्प्लॉय किया है, तो अब क्या है, जो भी वो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंस हो उसके एक्ट के, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ एज डूइंग इट हिमसेल्फ। तो भले ही वो दूसरे के थ्रू काम कर रहा है, वहां पर ये माना जाएगा कि उसने ये खुद किया है, यानी उसकी जिम्मेदारी होगी। और दूसरी जो मैक्सिम आती है यहाँ पर, रेस्पोंडिएट सुपीरियर, रेस्पोंडिएट सुपीरियर, द सुपीरियर इट मीन्स द सुपीरियर मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल और लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। इसका क्या मतलब होता है कि सुपीरियर को, जो सुपीरियर है वो रेस्पॉन्सिबल होगा या प्रिंसिपल लायबल होगा। In such cases, not only he who obeys, but also he who commands become equally liable। ऐसे केसेस में क्या होता है, जो ओबे करता है वही लायबल नहीं होता, बल्कि जो कमांड देता है वो भी इक्वली लायबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो लीगल प्रिजम्पशन है वो यही है कि अगर कोई मास्टर अपने सर्वेंट के थ्रू कोई काम करा रहा है तो वो उसके कामों के लिए आंसरेबल होगा। For every such wrong of the servant as is committed in the course of his service। और किन कामों के लिए जिम्मेदार होगा, जो उसने कोर्स ऑफ सर्विस में किए हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि आपका मास्टर एंड सर्वेंट का, ऑनर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का, प्रिंसिपल एंड एजेंट, कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर, फर्म एंड इट्स पार्टनर्स, गार्जियन एंड वार्ड, फादर एंड चाइल्ड, हस्बैंड एंड वाइफ। दीज आर द इंस्टेंसेस जहां पर आपकी वाइकेरियस लायबिलिटी अराइज हो सकती है। अब वाइकेरियस लायबिलिटी के लिए क्या क्या असेंशियल्स हमारे पास होंगे, सबसे पहले तो देखिए कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किसी भी सर्वेंट के एक्ट के लिए तभी आप एम्प्लॉयर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं या मास्टर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं जब उसने काम कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया हो। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। इस केस में क्या हुआ था, जो ये श्यामा देवी जी के हस्बैंड थे
उनका एक फ्रेंड थे, वो बैंक में थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे। वो उनके घर पे आते हैं तो वो उनको कुछ कैश डिपॉजिट करने के लिए दे देते हैं कि ये आप हमारे बिहाफ पर बैंक में डिपॉजिट कर देना। अब वो बीइंग अ फ्रेंड उनको देते हैं, वो पर्सन बैंक में वो कैश डिपॉजिट नहीं करता है और उसको वो खा लेता है, उसको वो रख लेता है अपने पास। अब ये श्यामा देवी जी सू करती हैं किसको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ये कहती हैं कि आपके जो एम्प्लॉय हैं, उन्होंने हमारा पैसा बैंक में हमने उनको जमा करने के लिए दिया था और उन्होंने जमा नहीं कराया, और वो यहाँ पर वाइकेरियसली लायबल ठहराती हैं किसको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इस केस में ये कहा गया कि जब आपने उनको पैसा जमा करने के लिए दिया था, वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं था, वो आपने एज अ फ्रेंड, ठीक है, एज अ फ्रेंड उनको पैसा जमा करने के लिए दिया था। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब होता, आपने बैंक को कॉल की होती, बैंक आपके पास कोई आदमी भेजता और वो आपसे पैसा कलेक्ट करता और तब वो जमा नहीं कराता। यहाँ पर बैंक लायबल नहीं होगा क्योंकि इट वाज नॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तब होता है जब काम के दौरान जो भी सर्विस के लिए आपको रखा गया है उसके दौरान कोई गलती होती है, तब मास्टर लायबल होता है। अब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो बट मैम इसमें तो इंटेंशन, उसने इंटेंशनली गलत काम किया है ना, थेफ्ट किया है। किसने इंटेंशनली गलत काम किया हेलो है? जी जी, किसने किया है इंटेंशनली मैम, गलत काम? उसने उसने पैसे पैसे जो है अपने पास रख लिए। नहीं, वो क्राइम हुआ ना, टोट नहीं हुआ। हाँ, तो ये टॉर्ट में यहाँ वाइकेरियस पर लायबिलिटी लायबिलिटी पड़ रही है। वाइकेरियस लायबिलिटी रेज नहीं होगी ना यहाँ पर, क्योंकि उसकी इंटेंशन वाइकेरियस गलत थी। लायबिलिटी मैम, थेफ्ट का केस में क्या होता है? अगर वो कोई नहीं किया। सपोज कोई ऑन ड्यूटी होता है और वो उस दौरान मतलब चोरी वगैरह करता है या किसी के साथ फ्रॉड करता है, तो उसमें कौन लायबल होगा? ऑन ड्यूटी होता है। हाँ, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, तो अगर उसमें कोई फ्रॉड करता है या थेफ्ट करता है एम्प्लॉय, तो क्या एम्प्लॉयर लायबल होता है वाइकेरियस लायबिलिटी के लिए? बिल्कुल होता है, बैंक बिल्कुल होगा होता ना है, उसमें। बिल्कुल। दोनों ही पार्टी बनेंगे सर मैम। मैम ये केस देखिए, लॉ का नाम दोनों क्या पार्टी को है? तो रखना पड़ेगा ना। मैम एक इस अगर केस आपको था केस लॉ इसका का वाइकेरियस से किसी को लायबल विस्टर ठहराना है वर्सेस। तो दूसरी पार्टी को तो रखना पड़ेगा ना उसको। मैम, बट वो चोरी का केस उसमें थोड़ी ना होगा, वो एम्प्लॉयर क्यों लायबल होगा लायबिलिटी के लिए? क्योंकि वो तो इंटेंशनली उसने गलत किया है। क्या वो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा था? हाँ, एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयर के लिए बिहाफ पर काम काम कर कर रहा रहा था। था, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ। तो वो बस बिल्कुल लायबल होगा वो। यदि वो एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए काम कर रहा था तो लायबल होगा। अभी तो ठीक। फिलहाल यही पढ़ लो देखिए, आप सारे। मास्टर कब कब लायबल मैडम होता का फ्लो है? बन रहा, पढ़ाने दो। हम सब्जेक्ट टॉपिक कंप्लीट कर दो प्लीज। हाँ कर दो मैडम, कर दो। ये इस पे पहले भी हमारा वाइकेरियस लायबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशंस हुए हैं। हाँ ठीक है, छोड़ दो आप मैडम, मत लोग करो। ठीक है ना? कौन कौन से हाँ इंसिडेंट हैं जब मास्टर लायबल होगा? अगर कोई नहीं, रॉन्ग यदि कमिट आप किया है सर्वेंट ने, हम्म, the wrong committed by the servant may be the natural consequence of something done by him with ordinary care in execution of his master's specific order. कौन कौन से इंसिडेंट हो सकते हैं? मास्टर ने कोई ऑर्डर दिया था और उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस की वजह से कोई मतलब रॉन्ग कमिट हो जाता है, तब मास्टर लायबल होगा। सेकंड, मास्टर विल बी लायबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ हिज सर्वेंट। अगर सर्वेंट नेग्लिजेंट था तब भी मास्टर लायबल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सर्वेंट नेग्लिजेंट था, मास्टर फिर भी लायबल होगा। नेक्स्ट आता है, सर्वेंट्स रॉन्ग में कंसिस्ट इन एक्सेस ऑफ मिस्टेकन एग्जीक्यूशन ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। अगर सर्वेंट
गलती से अपनी लॉफुल अथॉरिटी को बढ़ा लेता है, ठीक है? तब भी यहाँ पर मास्टर लायबल होगा। कोई रॉन्ग में बी विलफुल रॉन्ग, अगर यहाँ पर सर्वेंट कोई विलफुल रॉन्ग कर रहा है बट डूइंग ऑन द मास्टर्स बिहाफ विद द इंटेंशन ऑफ सर्विंग हिज पर्पस, अपने मास्टर के पर्पस को सर्व करने के लिए वो कोई विलफुल रॉन्ग कमिट कर रहा है, तभी मास्टर लायबल होगा, ठीक है? wrong may be due to the servant's fraudulent act, अगर सर्वेंट कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है, तब भी मास्टर लायबल होगा। दैट वाज अपने बेनिफिट के लिए भी हो सकता है और यहाँ पर मतलब ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी भी हो सकती है उसकी। मैम अगर वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है तो भी मास्टर लायबल होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने सर्वेंट रखा है, सब लोग ये जानते हैं कि आपका सर्वेंट है, तो अगर वो कोई फ्रॉड कमिट कर रहा है तब वो होगा। मैम कोई केस अपना नॉलेज का हो तो करंट डेट का वो डाल सकते हैं रेफरेंस के लिए? बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। यहाँ पर आपके जो वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर टॉर्ट्स कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी लायबल होते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी।